वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुमारी सिमरन भारती आप सभी को अपने चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आई हूँ। बच्चों, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं और साथ ही साथ बच्चों इसमें कुछ ऐसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना। आने की पूरी संभावना है और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ, आगे की तरफ बढ़ती हूँ। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। पहला प्रश्न है बच्चों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है ईगल, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है कमल और ऑप्शन डी है चांद तारा। बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? जी हाँ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बिल्कुल बच्चों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, वो यहाँ पे देखिए, चूंकि ऑप्शन में कमल दे रखा है, लेकिन ऐसे जो होता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह बच्चों, वो होता है वाटर लिली, है ना। वाटर लिली, जल कुमुदनी, है ना। लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ना कि कुमुदनी जो है कमल का क्या है? पर्यायवाची है ना। कमल का क्या है? कुमुदनी पर्यायवाची है। इसलिए यहाँ पे हम लोग वाटर लिली को भी देख सकते हैं, कमल को भी सोच सकते हैं ना, कमल के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन आप लोग जान लो ये चीज़ कि वाटर लिली जो है बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। क्लियर है? अब बच्चों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का बच्चों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है। क्लियर है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? वाक्य बच्चों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव, सत्यमेव जयते, है ना। सत्य की विजय होती है, सदा सत्य की विजय होती है। क्लियर है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा बच्चों? वाटर लिली होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, है ना। विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती किस घास के मैदान में होती है? भाई, विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती किस घास के मैदान में होती है? बच्चों, हमारा ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है प्रेरिस। बच्चों, यहाँ पे प्रेरिस नहीं होता है, ये प्रेरी होता है। क्या होता है? प्रेरी। क्लियर है? ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है बच्चों इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, हमारा राइट आंसर क्या होगा? विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती किस घास के मैदान में होती है? बिल्कुल राइट बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर क्या हमारा होगा? प्रेरी, है ना। प्रेरी घास का मैदान जो है बच्चों, वो घास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना। और सबसे पहली बात बच्चों, और सबसे ज़रूरी बात कि भाई प्रेरी जो घास का मैदान है वो कहाँ पड़ता है? तो बच्चों, ये अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है ना। अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। क्लियर है? अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जहाँ शीत और उष्ण दोनों होते हैं, वो शीतोष्ण होते हैं ना, मतलब ठंड और गर्मी दोनों, है ना। चलिए, गेहूं से बच्चों मुझे भी एक प्रश्न याद आ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा है? कौन सा देश है जो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो बच्चों, वो चीन है। सबसे पहला नंबर पर क्या है? चीन है। अच्छा, दूसरा नंबर पर क्या है बच्चों? तो दूसरा नंबर पर भारत है। दूसरा नंबर पर भारत है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है ना, या सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो वो यूपी है बच्चों, है ना। यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। क्लियर है? हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 3 है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 3 है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है बच्चों, महाभियोग नहीं होता, महाभियोग, है ना। भ होता है यहाँ पे, है ना।
महाभियोग चलाने का अधिकार किसे होता है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे होता है? ऑप्शन ए है बच्चों उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है सांसद। बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का, भाई महाभियोग किसे कहते हैं? हम महाभियोग वो प्रक्रिया है बच्चों जिसका इस्तेमाल कर करके जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है ना। अगर राष्ट्रपति कोई गलती करते हैं ना, देश के खिलाफ या संविधान के खिलाफ कोई गलती करते हैं, तो ऐसे तो हमारे देश में कि राष्ट्रपति से कोई बड़ा है नहीं, तो राष्ट्रपति जब गलती करेंगे तो उन्हें भी तो हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए ना। तो उन्हें कौन हटा सकता है ना? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किनका है बच्चों? तो एब्सोल्युटली बच्चों हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सांसद का, है ना। जो ये अधिकार है महाभियोग चलाने का राष्ट्रपति पर, वो किसका है? सांसद का है ना। और संसद जो है बच्चों ये किसी भी सदन में जो है अपना राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पेश कर सकता है, उच्च सदन में भी या फिर निम्न सदन में भी, है ना, अपर में भी और लोअर में भी। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये किस आर्टिकल में दिया गया है बच्चों? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने का आदेश है ना, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बच्चों ये 61 में है। क्लियर है? 124 में है ना। मुख्य रूप से जो है बच्चों 61 ही याद रखना, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने का अधिकार जो है महाभियोग चलाने की जो बात कही गई है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 61 में भी लिखा हुआ है ना। और महाभियोग चलाने का अधिकार किसको है? सांसद को है ना। ना मुख्य न्यायाधीश, ना प्रधानमंत्री, ना उपराष्ट्रपति। समझ में आया ना? सांसद में। और सांसद जो है बच्चों ये अपना प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में अपना ये पेश कर सकता है ना। लेकिन एक बात और है बच्चों, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है कि अभी तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं, है ना, जिन पर महाभियोग चलाया गया हो, है ना। अभी तक कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है बच्चों नर्मदा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए बताइए डेल्टा, है ना, डेल्टा किसे कहते हैं बच्चों? नदियां जो है, कोई भी नदी हो, है ना, गिरने के पूर्व जब वो समुद्र में गिरती है ना, जब वो महासागर में मिलती है कि किसी खाई में गिरती है, तो गिरने के पूर्व जो है उसमें जो अवसाद होता है ना, जो उसमें गाद होता है, सिल्ट होता है वो, है ना, वो निक्षेपित हो जाता है ना। वो ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है? निक्षेपित हो जाता है, इधर उधर लग जाता है, वही हमारा डेल्टा कहलाता है। क्लियर है? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है बच्चों? वही नदी डेल्टा नहीं बनाएगी ना जिसकी धार जो है, पानी की धार तेज होगी, क्योंकि वो जब तेज धार होगी तो वो मिट्टी क्या होगा? आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो बताओ इस बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो नर्मदा है ना। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा के साथ बच्चों एक और नदी है जो भी डेल्टा नहीं बनाती है, आप लोग इसका भी नाम याद कर लो, प्लस में ऐड कर लो इसमें, है ना, ताप्ती। ताप्ती, है ना। ये जो दोनों नदियां हैं बच्चों ये पश्चिम की ओर बहती है। किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और इसकी धारा जो होती है काफ़ी तीव्र होती है ना। और ये दोनों नदियां कहाँ गिरती है बच्चों? अरेबियन सी में गिरती है। क्लियर है? अरब सागर में गिरती है ना। अच्छा, डेल्टा से मुझे एक प्रश्न याद आया, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है बच्चों? सुंदरबन डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहाँ है? भारत में है भारत में कहाँ है? भारत में कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल में, है ना। और सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है ना, या फिर सुंदरबन जो डेल्टा का निर्माण होता है ना वो किन दो नदियों की वजह से हो रहा है? तो बच्चों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र। किससे हो रहा है? ब्रह्मपुत्र, है ना। ये हम लोग कई क्वेश्चन कई बार ये पूछ चुका है कि वन डेल्टा का निर्माण जो है किस नदी से होता है ना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, और या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाते हैं उसका नाम क्या है? तो सुंदरवन है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कपास के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है ना। कपास के उत्पादन में विश्व का नंबर 1 कंट्री कौन सा है भाई। ऑप्शन ए है बच्चों ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जब यहाँ देश की बात कर रहा है तो केरल क्यों आ गया भाई। चलो मैं बता दूं, सूती वस्त्र पहनने वाले की संख्या तो भाई भारत में ही है ना सबसे ज़्यादा, इसीलिए कपास की खेती भी कहाँ होती है, भारत में होती है। ये कोई खास कारण नहीं है कि यहाँ सूती वस्त्र पहनने वाले, यहाँ वैसी क्लाइमेट है, यहाँ का जो कह सकते हैं कि जो मिट्टी होनी चाहिए है ना, यहाँ वो जो क्लाइमेट होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए उपयुक्त, है ना, जो सामान होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए कपास की खेती के लिए, वो भारत में मौजूद है। इसीलिए जो है भारत में सबसे बढ़िया जो है कपास की खेती होती है, या यूँ कह सकते हैं विश्व का ये अग्रणी देश है ना, कपास के मामले में भारत। अच्छा अब क्वेश्चन आता है बच्चा यहाँ पे कि भारत में जो है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है ना, या फिर कपास की खेती में जो है सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे गुजरात, गुजरात, लेकिन मैं बता दूं ये एक तरह से जीके भी है और आप लोग का ये करेंट अफेयर भी बन गया है ना, क्योंकि ये जो है क्या है, जब ये दर है तो घटते बढ़ते रहता है कि नहीं। तो गुजरात पहले था, लेकिन 2021 में बच्चों है ना क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा एक सवाल इससे और है बच्चों, ये भी पूछता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे अच्छी होती है, तो वो होती है बच्चों ब्लैक सॉइल, है ना, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अच्छा ब्लैक सॉइल का एक और नाम है, क्या नाम है, रेगुर, रेगुर मृदा इसको बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। क्लियर है। तो इससे आप लोगों को कितना क्वेश्चन आ गया ना, कभी ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि रेगुर जो है, रेगुर मृदा जो है किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। फिर काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर है ना। भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, रेडियो संचार वायुमंडल के किस परत में होता है। चलिए ये सब प्रश्न जो है बच्चों बहुत बार पूछा जा चुका है हमारे पैरा मेडिकल के एग्ज़ाम में, तो छोड़िए बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये सब प्रश्न, है ना। चलिए पहला है क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है सप्ताप मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। चलिए बताइए रेडियो संचार वायुमंडल के किस परत में होता है ना, जो रेडियो का ऊपर जो संचार होता है ना, उसका जो सैटेलाइट होता है वो किस परत में घूमता है, किस मंडल में घूमता है। बिल्कुल बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आयन मंडल, है ना, आयन मंडल। क्या होगा, आयन मंडल होगा। क्लियर है। अच्छा अब मैं बता दूं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है बच्चों वो 5 परत में बटा हुआ है। कितने परत में बटा हुआ है, 5 परत में बटा हुआ है। देखिए सबसे पहला जो है बच्चों वो क्षोभ मंडल है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा ना। दूसरा जो है बच्चों वो क्या है, समताप मंडल है। दूसरा क्या है बच्चों, समताप मंडल है ना। तीसरा जो है बच्चों वो मध्य मंडल है। तीसरा क्या है, मध्य मंडल, है ना। और चौथा है आयन मंडल, और पांचवा है बच्चों बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, है ना। ये सबसे बाहरी हिस्सा है बहिर्मंडल। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल है, और सबसे लास्ट है बहिर्मंडल। समझ में आ रहा है। तो क्षोभ मंडल जो है बच्चों ये सबसे निचली परत है ना, ये पृथ्वी से सबसे ये सटा हुआ परत है, मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सटा हुआ तो नहीं कह सकते, ये नज़दीक है, ये 8-10 किलोमीटर के ही एरिया में आ जाता है ना, ऊंचाई तक में आ जाता है, सॉरी ऊंचाई में, एरिया नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं कि क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं घटती है ना। जैसे यहाँ पे पूछा ना रेडियो संचार से संबंधी घटनाएं कहाँ घटती है, आयन मंडल में।
तो क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज जो है किस मंडल में उड़ता है, तो वो समताप मंडल में उड़ता है। और इसलिए उड़ता है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है इक्वल रहता है ना। इसीलिए जो आप लोग ऐसा भी याद रखना, समताप है ना, सम मतलब बराबर, और टेम्परेचर का मतलब तो समझ ही रहे हो, ताप है ना, यानी कि जहाँ बराबर ताप होता है वहाँ पे हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज उड़ता है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग को मैं बता दूं, जो हमारा O3 है ना, ओजोन, ओजोन परत है ना, वो भी समताप मंडल में ही है। ओजोन का जो है 90% भाग जो है समताप मंडल में, और 10% इसका भाग जो है आयन मंडल में है। क्लियर है, सॉरी मध्य मंडल में, 10% जो है मध्य मंडल में, और 90% हिस्सा जो है इसका समताप मंडल में है ना। अब समझ में आ गई। चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना है कि मैम धीरे पढ़ा रही हैं, मैम स्लो पढ़ा रही हैं, है ना। आप बस सीखने पर फोकस करो, एक से आप 1000 सीख सकते हो, है ना। पोलियो के पीने वाले टीके, पोलियो के पीने वाले टीके का आविष्कारक कौन है ना। पोलियो के पीने वाले टीके भाई, जो हम लोग पीते हैं ना घर घर में, जो हम लोग बचपन में भी हम लोग पिए हैं, आप लोग भी पिए होंगे, अभी भी पिलाया जाता है। ऑप्शन ए है जॉन सॉल्क, ऑप्शन बी है क्रोपोवस्की, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, और ऑप्शन डी है लीवन हॉक। बताइए कि पोलियो के पीने वाले टीके के आविष्कारक कौन है। बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, पोलियो के पीने वाले टीके के आविष्कारक जो हैं बच्चों, वो है कोप्रोवस्की। कौन है, कोप्रोवस्की, है ना, कोप्रोवस्की। देखिए, इनको पोलियो वैक्सीन का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पोलियो वैक्सीन का जनक, है ना, जनक कहा जाता है। बच्चों इन्होंने जो है पोलियो की जीवित विषाणु से ही इसका जो है एंटीडोज बनाया, है ना, वैक्सीन बनाया। देखिए यहाँ पे जॉन सॉल्क, इनकी तो बात समझ में आ गई ना। देखिए जॉन सॉल्क ने भी जो है 1952 में, शायद हाँ कंफर्म 1952 में जो है बच्चों, जॉन सॉल्क ने भी जो है पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, है ना। जॉन सॉल्क ने भी पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल जो हुआ वो कोप्रोवस्की का हुआ, है ना। इन्होंने पीने वाले टीके का भी निर्माण किया, है ना। चलिए, एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज की बच्चों, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। किसकी खोज की, चेचक के टीके की, है ना। चेचक जिसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं। अच्छा, लीवेन हॉक के तो बारे में पता होगा आप सबको। लीवेन हॉक जो है बैक्टीरिया की खोज की, है ना। ये डच वैज्ञानिक थे लीवेन हॉक, जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया की खोज की। किसकी खोज की, बैक्टीरिया। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों आपका पहला अगला प्रश्न है, पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया। पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1983, और ऑप्शन डी 1975। बताइए पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के मोस्ट जो कह सकते हैं क्या, मोस्ट लोकप्रिय खेल है ना ये क्रिकेट, है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस है इंडिया में। आप लोग भी बहुत इंटरेस्टेड रहते होंगे। बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2007, है ना। भारत सॉरी जो है पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया, है ना बच्चों। और ये कहाँ खेला गया, तो ये साउथ अफ्रीका में खेला गया। कहाँ खेला गया, साउथ अफ्रीका में खेला गया। क्लियर है, साउथ अफ्रीका में खेला गया, है ना बच्चों। ये जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसका विनर कौन था, विनर विनर था इंडिया। विनर कौन था बच्चों, इंडिया था, है ना। इंडिया फाइनल में जो है
इंडिया ने बच्चों फाइनल में इंडिया ने पाक को हराया था। किसको हराया था? पाक को हराया था। यही कोई 5 रन से हराया था। समझ में आ रहा है? चलिए, बड़ी गर्व की बात है भाई कि पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ और वो हमारे इंडिया के नाम आया, है ना। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, है ना। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है ना। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है बच्चों? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है मनागुआ, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी बैंकॉक। बताओ निकारागुआ की राजधानी कहाँ है बच्चों? एक कंट्री और उसके कैपिटल नेम और या फिर उसके करेंसी, ये 2 चीज़ों से जो है एक पक्का प्रश्न पूछता है ना। चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मनागुआ, है ना। यानी कि निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मनागुआ। बच्चों हम लोग इसकी करेंसी की बात कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ की करेंसी जो है वो क्या है? निकारागुआ कोर्डोबा है ना। निकारागुआ कोर्डोबा, निकारागुआ कोर्डोबा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग ऑप्शन ए में जो लिखा लिखा रखा है पेरिस, पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो आप सभी बता सकते हो पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की? फ्रांस की, है ना। फ्रांस, फ्रांस का जो करेंसी क्या होता है बच्चों? फ्रांस की करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। क्या होती है? यूरो, यूरो, है ना। लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड, इंग्लैंड की करेंसी क्या होती है? पाउंड, है ना। पाउंड स्टार्लिंग होती है करेंसी। बैंकॉक कहाँ की राजधानी है बच्चों? थाईलैंड। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या होती है? थाई वट, थाई वट। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम का भाग लिया, मतलब कब भाग लिया? बताइए, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेल में कब भाग लिया? बच्चों मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो यहाँ पे दिया नहीं है, 3 ऑप्शन में नहीं है कोई है ना। इसका 1900, है ना, 1900 ईस्वी में, है ना, 1900 ईस्वी में जो है बच्चों भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेल में भाग लिया था। अब आप पूछेंगे कि भाई वो कौन सा खिलाड़ी था, है ना, जो ओलंपिक खेल में सबसे पहली बार गया, है ना। तो बच्चों इस खिलाड़ी का नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, है ना, नॉर्मन प्रिजार्ड, जो कि एंग्लो इंडियन था बच्चों, है ना। क्या था? एंग्लो इंडियन था, है ना। मूलतः इंडियन नहीं था, एंग्लो इंडियन था। देखिए उस समय तो हमारे देश में तो जो थी वो अंग्रेज़ों का शासन था, आप लोग समझते हैं, क्योंकि वो 1900 की बात है। तो उस समय तो बहुत सारे वहाँ के ब्रिटिश लोग यहाँ आके बसे हुए थे, है ना। तो उसी में से एक एंग्लो इंडियन था जिसका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, है ना। इसने जो है सबसे पहले भारत में ओलंपिक खेल में भाग लिया था। और बच्चों ये किस में लिया था भाग? तो बच्चों ये जो लिया था एथलेटिक्स में लिया था, है ना। एथलेटिक्स तो समझते होंगे ना, वो जिसमें दौड़ कूद फान ये सब होता है ना, इसे इसी को एथलेटिक्स बोलते हैं। तो और इसमें वो 2 सिल्वर भी लाया था जीत के, है ना, 2 सिल्वर जीत के लाए थे, रजत जिसको बोलते हैं, 2 सिल्वर कॉइन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 11, बच्चों हमारा पहला प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई?
ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1961। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्जुन पुरस्कार जो है वो कब शुरू हुआ देना भारत में? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 1961, है ना। 1961 ईस्वी में बच्चों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। बच्चों ये खेल से संबंधित पुरस्कार है। किस चीज़ से संबंधित पुरस्कार है? खेल से, है ना। कि जो खिलाड़ी है ना 2 या 3 साल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, है ना, या फिर वो बाहर से मतलब कि जो विश्व स्तर पर खेल है जैसे पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, है ना, ये सब में अगर वो जीत के आते हैं, है ना, गोल्ड जीत के आते हैं, ब्रॉन्ज जीत के आते हैं, तो उन्हें दिया जाता है। अच्छा बच्चों अब बात आती है कि सबसे पहले वो कौन खिलाड़ी होंगे, है ना, जिनको जो है अर्जुन पुरस्कार मिला होगा। यानी कि 1961 में जब शुरू हुआ तो सबसे पहले किनको मिला? शुरू में बच्चों उस समय 3 लोगों को मिला था, लेकिन जो सबसे पहले हैं उन्हें हमें याद करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना। तो बच्चों कोई और नहीं, एक क्रिकेटर थे, है ना, क्रिकेटर, उनका नाम था सलीम दुरानी। क्या नाम था बच्चों? सलीम दुरानी, है ना, सलीम दुरानी ये क्रिकेटर थे। इनको मिला था सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार। भारत में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किन्हें मिला? तो सलीम दुरानी को मिला। कब मिला? तो 1961, यानी कि जब से इसकी शुरुआत हुई तभी मिली थी, है ना। अब बात आती है बच्चों, इससे थोड़ा एक करंट अफेयर भी जुड़ जाता है कि पिछले साल यानी 2021 में जो है किसे मिला अर्जुन पुरस्कार। तो मैं 2-3 का बता देती हूँ जिसमें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछता है। ऐसे तो बच्चों ये 9 लोगों को मिला है, टोटल 9 लोगों को मिला है। 2021 में 9 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें एक सबसे फेमस है हमारे नीरज चोपड़ा, है ना, गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा, है ना। दूसरा है मिताली राज, कैप्टन है वो भी, है ना, महिला क्रिकेट टीम की। मिताली राज आप लोग लिख लो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मिताली राज। और तीसरा है सुमित अंतिल, है ना। बहुत सारे बच्चे 9 हैं, लेकिन मैं 2-3 का ही नाम बताऊंगी। आप लोग इसको जो है नेट से सर्च करके, गूगल से सर्च करके, है ना, या फिर कहीं और से आप इसको लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये पूछ देता है, कभी कभी इस तरह से पूछता है, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, और 3 ऑप्शन ऐसा ऐसा दे रखेगा जिनको मिला है और एक जिनको नहीं मिला, है ना। तो उस समय जो है ऐसा लगता है कि नहीं, भले हम सबका याद कर लिए होते तो अच्छा रहता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ खरगोश रखे जाते हैं क्या कहलाता है? यानी कि खरगोश के पिंजरे को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। ऑप्शन ए हच, ऑप्शन बी फॉन, ऑप्शन सी फाउन, ऑप्शन डी बनी। बताइए बच्चों वो कौन सा स्थान, सॉरी, वह स्थान जहाँ बच्चों सॉरी खरगोश को रखा जाता है, मैं बोल रही हूँ बच्चों को रखा जाता है, लो। वह स्थान जहाँ खरगोश को रखा जाता है, यानी कि खरगोश का पिंजरा क्या कहलाता है ना। जैसे गाय जहाँ रखा जाता है उसको गौशाला बोलते हैं ना, है? उसी तरह से खरगोश को रखे जाने वाला स्थान क्या कहलाता है? बच्चों खरगोश को रखे जाने वाला स्थान हज कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हज, है ना। इसमें एक देखो बच्चों बनी है। बनी जो है, बनी बनी में कौन रहती है? बनी में गिलहरी रहती है, यानी कि गिलहरी के रखने का स्थान क्या कहलाता है? बनी कहलाता है। इसमें एक मैं और बता देती हूँ, जो बराबर पूछता है, इंग्लिश में पूछता है, ये पेन, पेन PEN पेन, है ना, पेन। पेन जो है बच्चों वो पैलेस है, वो स्थान है जहाँ पे बकरी, है ना, बकरी, बकरी, मुर्गी और भेड़ को रखा जाता है। भेड़ को इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दड़वा बोलते हैं बच्चों। पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दड़वा। क्लियर है? दड़वा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। अगला प्रश्न है, पद्मावत किनकी पुस्तक है? पद्मावत किनकी पुस्तक है, या यूं कहें तो पद्मावत किनकी रचना है ना। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हर्षवर्धन, है ना। बताइए बच्चों पद्मावत किनकी रचना है? जो बच्चे 12th पास आउट होंगे और 12th में हिंदी वो अच्छा से पढ़े होंगे,
तो उन्हें पता होगा कि पद्मावत किनकी रचना है, क्योंकि 12th के जो 100 मार्क्स का हिंदी है उसमें पद्मावत का कुछ अंश पढ़ना है। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। ये पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। बच्चों वही पद्मावत है जिस पर कुछ साल पहले जो है ये दीपिका पादुकोण और ये रणवीर सिंह की मूवी आई थी ना, पद्मावत, है ना। बच्चों इस जो ये ग्रंथ है ना, इसमें राजा रत्नसेन और महारानी पद्मावती की कहानी है ना, जिसमें विलन कौन होता है? खिलजी होता है विलन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, या किस सूची के अंतर्गत आता है अभी वर्तमान में रखा गया है, उसका तो छोड़ दो, है ना। ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन डी राज्य सूची और ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताओ शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? बिल्कुल बच्चों, शिक्षा को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत, है ना, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। अब भाई समवर्ती सूची किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, बताओ। देखो समवर्ती सूची में वैसे विषयों को शामिल किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस सूची में वही विषय शामिल होते हैं ना जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करती है। समझ में आया? तीन तरह के सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर पूरी तरह से जो है सेंट्रल का पावर होता है ना, केंद्र सरकार का पावर होता है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार का पावर होता है, पूरी तरीके से वो राज्य सरकार के अधीनस्थ होता है। और लेकिन समवर्ती सूची बच्चों जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल बांट के करते हैं, है ना, दोनों का इसमें शेयर होता है। क्लियर है? तो देखिए शिक्षा जो है बच्चों सब पहले राज्य सूची में ही था, है ना, पहले क्या था? राज्य सूची में था। लेकिन 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ, है ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया, है ना। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के किस में डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया। क्लियर है? शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के कहाँ डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है बच्चों, 3 क्वेश्चन बनता है। पहला तो शिक्षा जो है 1976 के पहले किस सूची के अंतर्गत आता था? तो राज्य सूची के अंतर्गत, है ना। समवर्ती सूची में शिक्षा को किस संशोधन के बाद डाला गया? तो 42वें संशोधन के बाद, है ना। 42वें संशोधन में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाला गया। कब डाला गया? तो 1976 ईस्वी में डाला गया, है ना। या फिर 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 को हुआ। क्लियर है? हैव एनी प्रॉब्लम? आप नीचे लिखो कमेंट में। आवाज़ अच्छी आ रही है ना? चलिए ठीक है। बच्चों हमारा 15 नंबर का प्रश्न जो है, और ये लास्ट प्रश्न भी है हमारा, है ना। कह रहा गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा अकबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, है ना। बच्चों गुरु अर्जुन देव जो थे अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे, लेकिन यहाँ जहांगीर तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसलिए हम लोग अकबर पर क्लिक करेंगे, है ना। बच्चों गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। कितने नंबर के गुरु जी थे? 5वें नंबर के गुरु थे, है ना। अच्छा, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? या फिर यूँ कहें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। क्लियर है? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। अच्छा, गुरु गुरु अर्जुन देव को जो है बच्चों, है ना, जहांगीर ने फांसी की सजा सुनाई थी, है ना। यानी कि 1606 ईस्वी में जो है, 1606 ईस्वी में जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या किया था? फांसी दिया था, है ना। इनको हत्या की थी, इनकी हत्या की थी। क्लियर है बच्चों?
चलिए, अब जो है हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, आप लोग आज जो 15 प्रश्न करवाइए है ना, और इन 15 प्रश्नों में से जो और प्रत्येक प्रश्न से 5-5 प्रश्न जन्म लिए है ना, यूँ कहें तो फुल ऑन आपका जो है 60+ प्रश्न होगा। उन सब प्रश्नों को निकाल करके लिखिए और उन्हें 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास करिए, है ना? क्योंकि आपको भले लगता होगा कि ये 15 प्रश्न है, लेकिन ये 15 प्रश्न नहीं है बच्चे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोग को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।